Hi students, welcome to new chapter of human physiology, that is excretory system. तो अब एक्सक्रीटरी सिस्टम जब भी मैं देखो आप लोगों को कोई भी सिस्टम पढ़ाता हूं क्रैश कोर्स में ये चीज आप जान लो, मेरा मेन पर्पस ये होता है, मेरा मेन मोटिव ये होता है डियर कि मैं आप लोगों को प्रिसाइज कर सकूं. प्रिसीशन इज द क्वालिटी, रिफाइन कर सकूं आपको मैं, आपकी सोच को. भाई आप एनसीईआरटी में चीजें पढ़ते हो, हर चीज का डायग्राम नहीं दिया हुआ है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए हैं. आपका दिमाग हो सकता है कि छोटा है, उनको टेबुलेशन फॉर्म में नहीं ले आ पाता है, या किसी लिखी हुई चीज को का परसेप्शन नहीं दिमाग में बना पाता है कि क्या चीज रही होगी. हो सकता है कि आपकी इमेजिनेटिव कैपेसिटी उस कैडर की ना हो. तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो प्रिसिशन पावर है वो तो स्ट्रांग हो ही हो, लेकिन इसके अलावा जो रिटन मैटर है उसका परसेप्शन आपके दिमाग में बैठे, ताकि आप इजीली कंफ्यूज ना हो पाए चीजों को लेकर के. बहुत सारी चीजें दी हुई हैं बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम में. जक्स्ट्रा ग्लोमरुलर, जक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? जक्स्ट्रा का मतलब होता है नियर. जक्स्ट्रा का मतलब हो गया नियर. तो जक्स्ट्रा ग्लोमरुलर अपैरेटस है. तो आप पढ़ते हो जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स है. तो जक्स्ट्रा मेड्यूलरी का मतलब क्या हुआ? मेड्यूला और कॉर्टेक्स, यानी मेड्यूला के पास, यानी कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में. तो प्रिसीशन है. अब आप जैसे पढ़ते हो जेजी सेल्स, आप पढ़ते हो कि जक्स्ट्रा ग्लोमरुलर सेल्स है ये. मैकुला डेंसा पढ़ते हो आप, मीसन ग्लियल सेल्स पढ़ते हो. मीसन ग्लियल सेल्स का नाम पढ़ लिया, क्या फंक्शन क्या है? टिश्यू में आपने गैप जंक्शन पढ़ा है. अब ये चीज एनसीईआरटी में दी हुई है, गैप जंक्शंस. तो स्मूथ मसल्स में पढ़ा था, तो आप ये भी पढ़िए कि मीसन ग्लियल सेल्स में भी गैप जंक्शंस होते हैं, इंटर कम्युनिकेशन कराते हैं जेजी सेल्स के और मैकुला डेंसा के बीच का. आपको एग्जैक्ट फंक्शन पता होना चाहिए मैकुला डेंसा का. क्या फंक्शन है मैकुला डेंसा का? सोडियम और वाटर का बैलेंस पता होना चाहिए. जेजी सेल्स का क्या फंक्शन है पता होना चाहिए. बैरो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स, एफरेंट आर्टीरियोल के आते हुए ब्लड प्रेशर को ये मैनेज करते हैं, सेंस करते हैं. एग्जैक्टनेस पता होनी चाहिए आपको. आइए देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. तमाम टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर. सिंह सर जैसा प्रिसिशन देने वाला और ऐसी क्षमता होनी चाहिए ऐसे फिगर्स को एक्सप्लेन करने की, और बच्चों के सामने उन फिगर्स को रख करके उनको एक्सप्लेन करने की जो कैपेसिटी. आइए देखिए बच्चों, पढ़ाऊंगा आपको मैं एनसीईआरटी ही, पढ़ाऊंगा मैं आपको एनसीईआरटी ही. अब जैसे ये दिया हुआ है रीनल आर्टरी, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सिंपल सीधा सा एक एग्जांपल देता हूं. दिया है रीनल आर्टरी, तमाम लड़के इसको बस रीनल आर्टरी पढ़ लिए, काम खत्म, दैट्स इट, हो गया काम. अब मैं अगर रीनल आर्टरी को सब डिवाइड करूं तो लोग मुझसे कहने लगेंगे कि आप एनसीईआरटी के बाहर चले गए. जब तक आप ब्लड का फ्लो नेफ्रॉन के अंदर स्टेप वाइज नहीं बताएंगे, बच्चे को यह क्लियर ही नहीं होगा कि पेरिटिब्यूलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एफरेंट आर्टीरियोल से बन रहा है कि इफरेंट आर्टीरियोल से बन रहा है, कि वासा रेक्टा इमर्ज कहां से हो रही. तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई एक बड़ी आर्टरी है, एओर्टा से अगर इमर्ज हो रही है तो ये छोटी बड़ी आर्टरीज में डिवाइड होगी. नाम मत याद रखिए, लेकिन जानना जरूरी है कि सबसे पहले सेगमेंटल आर्टरी बनेगी, सेगमेंट के बाद लोब्स में जाएगी तो लोबर आर्टरी कहलाने लगेगी, फिर कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी हो जाएगी, उसके बाद यही रीनल आर्टरी जो है सब डिवाइड होकर के एफरेंट आर्टीरियोल बनाने लगेगी. ठीक है, लिख लीजिए यहां पर, आपको पता चल गया कि साहब एफरेंट आर्टीरियोल जो है उसकी सीक्वली ये है, रीनल आर्टरी से डिवाइड होते 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 एफरेंट आर्टीरियोल बन जाएगा. अब यही एफरेंट आर्टीरियोल जो होता है, यही ना ग्लोमरुलर की टफ्ट के अंदर जाता है. आप लोग बनाते हैं इसको ऐसे कप शेप. तो ये जो आर्टरी बाहर निकालते हैं इसको क्या कहते हैं भाई? ये तो लेके आने वाली एफरेंट हो गई, लेके जाने वाली इफरेंट आर्टरी हो गई कि नहीं हो गई? तो ये इफरेंट आर्टीरियोल होते हैं. तो आप लोगों को चूंकि क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं बता दूं कि ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है, अब ये वेन्स, अब तो भाई यहां से
आर्टीरियल सप्लाई हो गई ना। अब ये इफरेंट आर्टीरियोल फिर सब डिवाइड होता है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में पेरिटिब्यूलर ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाएगा इफरेंट आर्टीरियोल का। अब यहां पर जो इफरेंट आर्टीरियोल बना था इसका दो फेट हो जाएगा। कम बच्चे हैं जो कि इस चीज को जानते हैं या ध्यान दिए होंगे। इफरेंट आर्टीरियोल का फेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमरुलर टफ्ट, कैपिलरी का जो टफ्ट है, गुच्छा है, उससे जब फेट क्या है इफरेंट आर्टीरियोल का, या तो ये पेरिटिब्यूलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाएगा, या तो ये पेरिटिब्यूलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाएगा। तो दो तरह के नेफ्रॉन्स पढ़े थे आपने, एक होता कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कंप्लीटली कॉर्टेक्स में लाई करता है किडनी की बाहरी त्वचा पर, और उसी से अंदर आ जाते हैं तो मेड्यूलरी पोर्शन कह देते थे ना उसको। भाई चूंकि एक क्रैश कोर्स है इस वजह से मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको किडनी में कॉर्टेक्स और मेड्यूला तो पता ही है। तो इफरेंट आर्टीरियोल आइदर डिवाइड्स इनटू पेरिटिब्यूलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कहां पर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। तो इस चीज को मेंशन करिए, बच्चे इस चीज को इतनी आसानी से समझ नहीं पाएंगे। और या फिर इसका दूसरा फेट क्या होगा बेटा, ये तो ए हो गया, अब बी क्या है, या तो वो वासा रेक्टा में डिवाइड हो जाती है, आइदर ऑफ द टू, इन दोनों से इफरेंट आर्टीरियोल। तो पेरिटिब्यूलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एकदम ऐसे ऐसे नदी की तरह बल खाती हुई कैपिलरीज होती हैं, वहीं ये जो वासा रेक्टा होती है ये सीधी होती है। अभी मैं इन सब का डायग्राम दिखाऊंगा बेटा तुम लोगों को, एनसीईआरटी पढ़ना सिखाऊंगा कि एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाता है। वासा रेक्टा, वासा रेक्टा कहां पर, जो मेड्यूलरी जेक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स होते हैं ना, ये जेक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, तो उसमें ये वासा रेक्टा के रूप में रीडिवाइड होती है। ठीक, कौन, इफरेंट आर्टीरियोल, याद रखिएगा एफरेंट नहीं, इफरेंट आर्टीरियोल रीडिवाइड हो रही है। अब ये जो अपना कंटेंट है ये वेन में पोर करेंगे, जाती हुई वेन में, किडनी से निकलती हुई। भाई वेन दी हुई है कि नहीं, यहां दी है, ये है रीनल वेन, इसमें पोर करते हैं ये दोनों अपना कंटेंट। नीलेश दिखाएं, तो these both, this also and this also, they pour their secretion into going vein। अब वेन तो वापस, भाई आर्टीरियोल तो रीडिवाइड करते जाते हैं, अब वेन्यूल्स रीयूनाइट करते चले जाते हैं। ऐसा लंग्स में देखने को मिला था ना, टिश्यू लेवल पर भी यही होता है, हर जगह आपको ये एनास्टिमोसिस देखने को मिलेगी। तो ये रीयूनाइट करते चले गए भाई, धीमे धीमे करके वापस रीयूनाइट, बाय आर्कुएट वेन बन जाएगी। पहले जो आर्टरी थी अब वो वेन बन जाएगी, तो आर्कुएट वेन हो गई, फिर कॉर्टिकल वेन हो गई, फिर आगे जाके सेगमेंटल वेन कुछ नहीं होती है, लोअर वेन हो गई, उसके आगे रीनल वेन हो गई जो कि इंफीरियर वेना केवा में जाकर के अपना कंटेंट रिलीज कर देती है। तो अब ये सब जो हैं ये रीनल वेन में अपना कंटेंट ड्रेन कर देंगे और रीनल वेन इंफीरियर वेना केवा में अपने कंटेंट को पोर कर देती है, और यही इंफीरियर वेना केवा चली जाएगी, फिर जाकर के हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिपॉजिट करती है। इस तरह से ये चैप्टर पुराने चैप्टर से जुड़ा, आर्टिकुलेट हुआ। जब भी आप पढ़ें तो आर्टिकुलेशन इज द मेजर थिंग, आर्टिकुलेशन है, उसको पढ़िए। और जो भी चीज मैं यहां सिंह सर लिखते हैं बोर्ड पर, वो हर चीज रेलेवेंट है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो वो कंसेप्ट बिल्डिंग और परसेप्शन इंप्रूविंग में आपका हेल्प करेगी,
और या फिर आपको प्रिसाइज होने में वो हेल्प करेगा, ताकि आप चीजों को गलत ना करें। अच्छे डॉक्टर बनिए। आइए देखते हैं बाकी क्या स्ट्रक्चर है। तो ये आपने अभी तक रीनल आर्टरी और रीनल वेन के बारे में पढ़ लिया। ये दिया हुआ है हाइलम, रीनल हाइलम। रीनल हाइलम, ये देखिए कॉन्केविटी में ऐसा किडनी शेप होती है ना, तो ये जो कॉन्केविटी है यहां पर एक धसान होती है ऐसे, ये धसान है, तो उसमें दो स्ट्रक्चर्स अंदर जा रहे हैं। भाई रीनल वेन बाहर निकलती है, रीनल आर्टरी अंदर आ रही है, और एक और चीज बाहर निकलती है ना इससे, यूरेटर, वो भी तो उससे बाहर निकलता। तो ये वो धसान को कहते हैं, हाइलम नॉच होती है। जब भाई जैसे रुई के अंदर इस पेन को लेकर के डाल दीजिए तो रुई दब जाएगी ना उस जगह पर जहां से एंट्री हो रही है, तो ये वही दबी हुई जगह होती है, इसी को कहते हैं हाइलम, रीनल हाइलम। तो ये पोर्शन, ये इसमें नहीं दिखेगा, उल्टी ओर से दिखेगा। ये यूरेटर है, ये यहीं से इमर्ज हो रहा है। आपको पता है कि, चलिए अभी बताते हैं जो नहीं पता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, लगभग 1 से 1.5 लीटर तक ये यूरिन स्टोर करता है। 500 ml तक यूरिन स्टोर होती है, तो आपको बहुत ज्यादा अर्ज होने लगती है मिक्टूरेशन की। अर्ज तो शुरू हो जाती है जब वो 300 ml भी भर जाता है। 500 ml के बाद आपको पेन होने लगेगा कि यू विल हैव एन नेसेसरी टू मिक्टूरेट, यूरिनेशन की अर्ज बहुत स्ट्रांग हो जाती है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाए जाते हैं, जिसमें कि बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसमें कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी जो 2 से 4 लेयर का मिलके बना होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसकी ऊपर की सेल्स ओवल होती हैं, जब स्ट्रेच होती हैं तो सब की सब फ्लैट हो जाती हैं। डेट्रूसर मसल है इस यूरिनरी ब्लैडर में। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है ना पूरी। इस पूरे यूरेटर में स्मूथ मसल की लाइनिंग है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से यूरिन बाहर की ओर पास आउट होती है। सिर्फ यूरेटर में ही नहीं, कैलिक्सेस में भी, पेल्विस रीजन भी स्मूथ मसल से लाइंड होता है। जो पिरामिड यूरिन पोर करते हैं उस कोन लाइक, अभी दिखाता हूं मैं सारा स्ट्रक्चर में, जिसको कि पेल्विस कह रहे हैं, वो स्मूथ मसल से लाइंड होता है। तो इतना आपको प्रिसाइज होना चाहिए। कई बच्चों के दिमाग में ये परसेप्शन बन जाएगा कि ओइंग टू ग्रेविटी वो यूरिन नीचे जाकर के और ब्लैडर में इकट्ठी हो जाती। भाई बच्चे हैं, परसेप्शन बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि उन चीजों, उनको सही दिशा दिखाएं। जहां पर वो दिग्भ्रमित हो सकते हैं, जहां पर वो डेविएट हो सकते हैं, वहां पर उनको सही करें। तो याद रखिएगा आप कि जो पेल्विस रीजन है, जो यूरेटर रीजन, इट इज लाइंड बाय स्मूथ मसल्स, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, देयर इज अ कंटिन्यूअस वेव ऑफ पेरिस्टाल्सिस, जिसकी वजह से यूरिन का पैसेज होता है यूरिनरी ब्लैडर में। चलिए ठीक है, धीमे धीमे करके आगे आते चले जाएंगे। ये देखिए ईसोफेगस, इंफीरियर वेना कावा, ये पियर्स कर रहे हैं डायफ्राम को। जब फिगर बनाया जाता है ना बेटा, तो कुछ ऐसा बनाया जाता है कि इस फिगर से आपको बहुत सारी और भी चीजें सीखने को मिले।
तो डायफ्राम को पियर्स करने वाले ये दो स्ट्रक्चर, ईसोफेगस है, इंफीरियर वेना कावा है। एड्रिनल ग्लैंड की सिचुएशन दिखाई है, जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, ऊपर की ओर देखिए। ठीक है, तो इतना कुछ तो हमें खाली इंट्रोडक्शन में ही बताना था आपको। एक जाना पहचाना फिगर है आपके सामने, प्रिसिशन के लिए मैंने दिया हुआ है। तो जो सबसे पहली चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा वो है पैपिला ऑफ पिरामिड। इसमें और कुछ नहीं, सबसे पहले यही जानिए है क्या। ये जो कप शेप नहीं दिख रहा है, ये इसी को पैपिला कहते हैं। भाई पिरामिड तो सबको पता है, रीनल पिरामिड क्या होता है। पिरामिड के बीच में कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई हो गए। पैपिला क्या है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इसी कप शेप, ये पोर्शन, ये कप शेप, ये कप शेप, इन्हें कहते हैं पैपिला। तो भाई इससे जो भी ड्रेन होगा वो पैपिला में ड्रेन होगा। जो रीनल पिरामिड्स हैं, इससे जो भी ड्रेन हो रहा है पैपिला में ड्रेन हो रहा है। पैपिला में। अब पैपिला से निकलेगा तो कहां जाएगा भाई? यही तो यूरिन है भाई। नेफ्रॉन इसी पैपिलरी मेड्यूलरी स्ट्रक्चर के अंदर ही तो है। ये जो पिरामिड दिया हुआ है आपका रीनल पिरामिड, ये रीनल पिरामिड जो है इसी ये नेफ्रॉन्स के ही तो बने हुए हैं। तो इन नेफ्रॉन्स से जो आखिरी में ट्यूब्यूलर सिक्रीशन पढ़ते हो आप लोग, उसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट है जो कि बेलेनाई से हो करके, पैपिला से हो करके माइनर कैलिक्स में ड्रेन करती है। पैपिला से निकलेगा तो माइनर कैलिक्स में जाएगा। अब माइनर कैलिक्स से जाएगा फिर कहां? मेजर कैलिक्स। देखिए ये मेजर कैलिक्स। और इस पोर्शन को क्या कहा गया है? रीनल पेल्विस। अलग से देखिए रीनल पेल्विस को, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। रीनल पेल्विस को अलग से देखिए, ये पूरी स्मूथ मसल से लाइंड होती है। इवन ये जो मेजर कैलिक्स भी है, यहां पर भी स्मूथ मसल्स होती हैं। इनमें लगातार मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो यहां से निकल करके और ऐसे पास आउट करती है। यहां से भी निकलेगी, यहां से भी, ये भी, ये भी और ये भी। ये क्या स्ट्रक्चर हुआ? यूरेटर। तो ग्रेविटी की वजह से नहीं चली जाती है, इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दी स्मूथ मसल्स। ठीक है। दो मेड्यूला के बीच में ये कॉर्टेक्स अंदर की ओर आ जा रहा है ना, दो पिरामिड के बीच में ये कॉर्टेक्स जो है अंदर की ओर आ जा रहा है। तो अगर पिरामिड दो हैं तो उनके बीच में ये कॉर्टेक्स अंदर की ओर आ जाएगा। ये तो इसको रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई कहते हैं। सात से आठ ऐसे पिरामिड आपको देखने को मिलेंगे। 7 से 8, इसमें 7 दिए हैं, अब 8 होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8 पिरामिड्स इन ईच किडनी। तो रीनल कॉलम तभी प्रेजेंट होगा, रीनल कॉलम बर्टिनाई, जब पिरामिड 2 या उससे ज्यादा हो। अगर एक ही पिरामिड होगा तो रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई नहीं प्रेजेंट हो सकता।
क्योंकि वो तो दो पिरामिड के बीच की जगह है जहां पे कॉर्टेक्स, बाहरी कॉर्टेक्स देखिए दिया हुआ ना, ये रीनल कॉर्टेक्स का एरिया है, इसको यहां पर इंडिकेट भी किया हुआ है, और जो रीनल मेड्यूला का एरिया है उसको ये इंडिकेट किया हुआ है। ये तो बाहरी पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स है, और अंदर जो पूरा पोर्शन है ये मेड्यूला का पोर्शन हो जाता है। देख रहे हैं आप ये? तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होंगे वो पेरिटिब्यूलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाते हैं, जो कि वेन में जाती हुई वेन में ड्रेन कर देंगे, और ये वेन जो है ये निकल गई। और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं वो तो यहीं पे होते ही हैं, तो वो अपनी वेन में यहां पे ड्रेन करते हैं, फिर वो वेन निकल के लेके चली जाती है। ये स्ट्रक्चर है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स यहां प्रेजेंट होंगे। समझ में आई बात? देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहां होंगे? यहां, और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन यहां। तो जो वेन निकलेगी, वेन को नीले से बना दीजिए, तो जो वेन निकलेगी वो ऐसे आएगी, इसको कलेक्ट करेगी, इसका कलेक्ट करेगी। तो ये पेरिटिब्यूलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी हो जाता है, और ये वासा रेक्टा हो जाएगी, जो कि अपने अपने सिक्रीशन इस वेन में पोर करेगी। ठीक है, परसेप्शन बनवा रहे हैं बेटा तुम लोगों का, ताकि विजुअलाइजेशन तुम लोगों का अच्छा रहे। ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट थोड़ा और क्लियर करते हैं। माइक्रो एनाटॉमी है, ऐसा फिगर कहीं दिया नहीं है, ना ही आज तक किसी ने पढ़ाया है ऐसे। आओ पढ़ते हैं। माइक्रो एनाटॉमी का मतलब है अलग अलग लेवल ऑफ नेफ्रॉन पर अलग अलग तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। देखो रीनल कॉर्टेक्स का ये पोर्शन जो है, ये इससे बना है नेफ्रॉन, रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं, जो कि ग्लोमरुलर कैप्सूल और ग्लोमरुलस का मिलकर बना हुआ है। ये दो, ग्लोमरुलस जो है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, ठीक, लेके आने वाली, ये लेके जाने वाली। ये एफरेंट हो गई, ये इफरेंट आर्टीरियोल। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। जो ग्लोमरुलस के पास है तो उसको प्रॉक्सिमल कह दिया, ऐसा मिएंडरिंग है तो कॉन्वोल्यूटेड कह दिया, ट्यूब है तो टिब्यूल कह दिया, पीसीटी पास में है तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये जब नीचे की ओर आ रहा है तो देखिए ये कॉर्टेक्स पोर्शन है, ये मेड्यूला पोर्शन है, यहां से अंदाज लगाइए। ऊपर वाला पोर्शन रीनल कॉर्टेक्स है, उसके अंदर यहां पर तो मेड्यूला था ना, रीनल मेड्यूला। तो अगर यहां से हैंग करेगा ऐसे आएगा, तो वही हैंग करके जब नीचे की ओर आ रहा है तो अब मेड्यूला में आ गया। अब ये नीचे का जो पोर्शन है ये मेड्यूला का पोर्शन है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, यूनिट ऑफ किडनी, जैसे सेल इज द यूनिट ऑफ बॉडी, तो ये किडनी की सेल है। जैसे न्यूरॉन इज द सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, न्यूरॉन एक सेल है। उसी तरह से किडनी की जो सेल होती है, द सिंगल फंक्शनिंग यूनिट ऑफ द किडनी विच कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली टू प्रोड्यूस यूरिन है, वो नेफ्रॉन है। और लगे यहां तुम लोगों से कुछ किडनी के फंक्शन पूछ लेते हैं। किडनी का बेटा क्या फंक्शन है? आप लोगों से पूछ सकता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी के फंक्शन कितने जानते हो तुम लोग?
तुम्हारे कोर्स में है, अलग अलग चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सबको समराइज करें। हाँ, फंक्शन ऑफ द किडनी देखो, फंक्शंस ऑफ किडनी पहला। अब आप लोग कहोगे कि सिंह सर जो हैं उसी चीज पर पहले एम्फेसाइज करते हैं जो कि बहुत ही कम पूछी जाए। भाई उस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिए। सबसे पहला है बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करती है ड्यूरिंग फास्टिंग। ग्लूकोनियोजेनेसिस ड्यूरिंग फास्टिंग। जब बहुत लंबे समय का व्रत रहते हैं तो किडनी जो है वो ग्लाइकोजन के अलावा जो अन्य सोर्सेज हैं, प्रोटीन से, फैट से, इनसे भी शुगर बनाने लगती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस। बी, कन्वर्जन ऑफ विटामिन डी into its active form। यह भी किडनी का फंक्शन है। इसके अलावा एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक हार्मोन निकालती है जो कि एडल्ट्स में आरबीसी की संख्या बढ़ाने में काम आता है। जब इरेथ्रोपीनिया हो जाता है तो उसकी संख्या कम हो जाती है। जब आरबीसी की, इंपॉर्टेंट हार्मोन है एरिथ्रोपोएटिन। फिर हाँ, इसके अलावा जो है फंक्शंस आपको सारे पता है। एसिड बेस बैलेंस का मेंटेनेंस करेगी, बॉडी में फ्लूइड का जो कंटेंट है उसको मैनेज करती है कि नहीं, वाटर रिटेंशन। पोटेशियम का एलिमिनेशन बहुत जरूरी है और वो भी सही मात्रा में। ये जो पोटेशियम आप लोग भूल जाते हो ना कि हाँ सर पोटेशियम का भी एलिमिनेशन कराती है, और आप लोग सोडियम को ही मेन समझते हो कि सोडियम मेन है। जरा सा पोटेशियम इधर से उधर हो जाए, इट कैन बी फेटल। तो सही मात्रा में पोटेशियम का एलिमिनेशन, ताकि हाइपर या हाइपोकैलीमिया ना हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी किडनी का ही फंक्शन है। तो हम सोडियम के रिटेंशन से ज्यादा पोटेशियम के एलिमिनेशन पे एम्फेसाइज करते हैं। इसीलिए हमसे कभी कभी लोग ये कहते हैं कि सर एनसीईआरटी बाहर मत जाइए। ये एनसीईआरटी बाहर कहीं नहीं है, ये सब अलग अलग चैप्टर्स में दिया हुआ है। मैं समराइज करता हूं पूरी एनसीईआरटी को जब कोई एक टॉपिक पढ़ाता हूं। इस वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि सर बाहर का पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आर्टिकुलेशन कराने की क्षमता होनी चाहिए। तो उसके लिए सभी चीजें एक साथ दिमाग में होनी चाहिए। बहरहाल आइए, ये खूबसूरत सा डायग्राम है जिसको कि मैंने आपके लिए ही बनाया हुआ है, इससे रूबरू होते हैं। हाँ तो साहब मेड्यूला में आ गए थे हम। जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल था, जो रीनल कॉर्पस्कल था, ये दोनों पोर्शन कॉर्टेक्स में लाई कर रहे थे। लिखा भी हुआ है भैया कॉर्टेक्स। डायग्राम खुद में सब सच बोलता है, डायग्राम गलत नहीं बोलेगा। जब हम मेड्यूला में आते हैं तो यहां पे थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट देखने को हमको मिलता है। इसी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल का जो डिसेंडिंग पोर्शन है, इसी में थिक और थिन सेगमेंट देखने को मिलता है। उसकी माइक्रो एनाटॉमी यहां लगा रखी है, अभी बताता हूं। फिर ये नेफ्रॉन का लूप है, इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है और असेंडिंग लिम्ब है। ये साहब डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, ये नेफ्रॉन का लूप है, एक लूप बनाता है। बनाना पड़ेगा कभी ना कभी, तो कंटिन्यूएशन के लिए एक लूप बनाना ही पड़ेगा ना। ठीक, तो ये थिक सेगमेंट हो गया, ये थिन सेगमेंट हो गया। इसके बाद वापस आप फिर कॉर्टेक्स में प्रवेश कर रहे हैं। अब आप फिर कॉर्टेक्स में आ गए, यानी थिन सेगमेंट, थिक सेगमेंट और नेफ्रॉन का लूप, ये सारे स्ट्रक्चर मेड्यूला में हो गए। अब आप वापस ऊपर आ गए कॉर्टेक्स के अंदर। यहां पर आपको एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल देखने को मिला। डिस्टल इसलिए क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा है,
दूर है तो डिस्टल, डी से दूर, डी से डिस्टल, ठीक। पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल, ठीक। तो ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल हो गया। कन्वर्जन इसलिए कह देते हैं भाई, ये मियांडरिंग देखने को मिलती है, इसमें मियांडरिंग है जो कि देखने को मिलेगी आपको। फिर साहब ये सभी नेफ्रॉन्स, ये भी नेफ्रॉन का एंड है। ये कई तरह के जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, ये अपने हिस्से के जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उनका जो, उनमें जो बनी हुई यूरिन है उसको लेकर के बाद में नीचे रीनल पैपेला के बाद रीयूनाइट होती है, ठीक है। आइए माइक्रो एनाटॉमी समझते हैं एक एक पोर्शन की। बहुत पढ़ा है आप लोगों ने। देखिए इसकी, अब यही जो आप लोग बनाते हैं मैं वही स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आप लोग एनसीईआरटी में ऐसा ही स्ट्रक्चर देखते आए हैं आज तक ना। देखिए ये जो बाहर का बोमेंस कैप्सूल है इसमें दो लेयर होती है। एक पेराइटल लेयर होती है, बाहरी लेयर, इसका कोई फिल्टरेशन से लेना देना नहीं होता, और दूसरी अंदर की लेयर होती है जिसको कहते हैं विसरल लेयर। अब देखिए ये दोनों लेयरें जो हैं यहां पर बना के दी हुई हैं। पेराइटल लेयर ऐसी होती है, इसका फिल्टरेशन से कोई लेना देना नहीं। अंदर की जो मेन लेयर है विसरल लेयर, ये कैपिलरी का बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। ये पोडोसाइट्स की मिलके बनी होती है, पोडोसाइट्स की मिलके बनी होती है। स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, ऑक्टोपस लाइक इनके एंटेंगलमेंट होते हैं। और ये जो ब्लड कैपिलरी है ना, ये इंटरफेस पे इसके, ये ब्लड कैपिलरी का इंटरफेस ही तो है, ये सब ब्लड कैपिलरी का इंटरफेस है, एंटेंगल करती है। और इनके बीच में ये फेनेस्ट्रेशन, फेनेस्ट्रा, विंडो, रूट वर्ड्स याद रखिए। फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमरुलस, इसी फेनेस्ट्रेशन या स्लिट, इसको एंडोथीलियल स्लिट भी कहते हैं, फिल्टरेशन स्लिट भी कहते हैं, इसी से मूवमेंट होता है वाटर का। उस स्ट्रक्चर को अगर आप बहुत अच्छे से और समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए। ये तो अब कैपिलरी ये आ रही है तो उसको इस तरह से सब एंटैंगल किए रहती है। तो ये कैपिलरी थी, ये ब्लड लेके आ रही है। तो इसको ये एंटैंगल किए रहती ऐसे। और यहां पर जो स्लिट्स हैं, ये फेनेस्ट्रा, इससे जो है फिल्टरेट अंदर की ओर पास कर जाता है। यहां इन स्लिट्स के थ्रू अंदर की ओर पास कर जाता है। इन पोडोसाइट्स में जो ये फेनेस्ट्रा है, एंडोथीलियल ऑफ द ग्लोमरुलस, ये हो गई दो लेयर ग्लोमरुलर कैप्सूल की। इसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, न्यूमरस माइक्रोविलाई एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, याद रखिएगा टाइड जंक्शंस, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, टाइट जंक्शंस। with various apical micronuclei and numerous mitochondria, सबका सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है यहां से एक्टिवली, सिवाय क्लोराइड और पानी के। हर चीज का जो एब्जॉर्प्शन है
इट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी दिखाता हूं, वो सब बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है, एवरीथिंग, छूटेगा कुछ नहीं आप लोगों से। तो अपाइकल माइक्रोविलाई, बहुत सारी माइक्रोविलाई होंगी। ये पोर्शन दिखा रहा है जनाब, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का हाईली इनफोल्डेड बेसोलेटरल मेम्ब्रेन का इनफोल्जन है। यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप चलते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है। तो हाईली इनफोल्डेड बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपने पढ़ा, सिंपल cuboidal epithelium with tight junctions having numerous microvilli and mitochondria for active absorption of every nutrient, whether it be glucose हो, वो अमाइनो एसिड हो, है कि नहीं, फैट ग्लोब्यूल्स हो, सबका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सिवाय क्लोराइड वाटर के जिनका पैसिव डिफ्यूजन होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर। तो अभी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पढ़ने से पहले आप यार ये पढ़ लो, ये थिन सेगमेंट और थिक सेगमेंट, ये जो दिया हुआ है ना, थिन सेगमेंट और थिक सेगमेंट। तो ये थिन सेगमेंट दिया है, तो थिन सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन लूप, अब ये सिंपल स्क्वामस हो गया नीचे यहां पर, दिस बिकम्स सिंपल स्क्वामस। जो थिन पोर्शन है डिसेंडिंग ट्यूब्यूल का, इट इज सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम। ये अब आइए, ये थिन पोर्शन से खत्म होकर के जब आप वापस थिक पोर्शन पे आने लगेंगे, अब देखिए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का थिक पोर्शन दिखाया है, दिस इज थिक पोर्शन। तो सेल्स इंक्रीजिंगली जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे ना, तो ये स्क्वामस इपिथेलियम से क्यूबॉइडल इपिथेलियम में वापस चेंज होने लगती हैं। इवन कई किताबें लिखती हैं लो कॉल्यूमनार सेल्स। नीचे तो थिन सेगमेंट में सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां तो डिफ्यूजन होना है इलेक्ट्रोलाइट्स का या वाटर का, तो वहां पर तो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम है। कुछ किताबें कहती हैं कि जैसे जैसे आप इस थिन सेगमेंट से ऊपर थिक सेगमेंट यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की ओर बढ़ते हो, तो सेल्स क्यूबॉइडल हो जाती हैं और माइक्रोविलाई की संख्या भी कम हो जाती है, क्योंकि जो भी एब्जॉर्प्शन होना था वो तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो गया, तो माइक्रोविलाई की संख्या भी कम हो जाती है। तो सेल्स as you move up from thin to ascending segment of loop of Henle and to the distal convoluted tubule, you will find that progressively these cells change from squamous epithelium to cuboidal epithelium and even low columnar epithelial cells. ये एनाटॉमी है। कलेक्टिंग डक्ट दिया है, उसका भी माइक्रो एनाटॉमी नीचे दी है। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है बेटा, इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं, प्रिंसिपल सेल्स होती हैं और इंटरकैलेटेड सेल्स होती हैं। ये जो प्रिंसिपल सेल्स हैं डियर, ये सोडियम और वाटर का रेगुलेशन करती हैं, नाम याद रखिएगा। जो प्रिंसिपल सेल्स हैं कलेक्टिंग डक्ट की, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। और ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं, ये ए और बी टाइप की होती हैं। दे आर कंसर्न्ड विद एसिड एंड बेस। बॉडी में एसिड और बेस के रेगुलेशन में इंटरकैलेटेड डिस्क का उपयोग होता है। एसिड बेस बैलेंस इंटरकैलेटेड डिस्क का, इंटरकैलेटेड सेल्स का, और वहीं पर जो प्रिंसिपल सेल्स हैं उनका क्या काम है, सोडियम एंड वाटर का रेगुलेशन। तो ये एक माइक्रो एनाटॉमी है आपके लिए। कुछ क्लियर हुआ ये सीन? नेक्स्ट करूं? नेक्स्ट आइए। नेफ्रॉन के दो टाइप हैं, मैंने आपको बताए हैं,
सबसे पहला कॉर्टिकल नेफ्रॉन बताया है और दूसरा जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन बताया है। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं ये ज्यादातर होते हैं, अराउंड 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही होते हैं। जो जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स होते हैं ये रिमेनिंग 15% होते हैं। यहां पे जो इफरेंट आर्टीरियोल है ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज के रूप में टूट जा रहा है, जबकि यहां पर जो इफरेंट आर्टीरियोल है वो वासा रेक्टा के रूप में टूट जा रहा है। इसका लूप ऑफ हेनली आप देख सकते हैं कितना बड़ा है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का। वाइल डिसेंडिंग लूप ऑफ द नेफ्रॉन का जो लूप होता है इसमें देखिए ये कितना छोटा सा पोर्शन है। मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज लाइंग इन द कॉर्टिकल सेल्स। सिर्फ उसका जो लूप है वही मेड्यूला के अंदर जाता है, जबकि यहां पर मेजर पोर्शन ऑफ दिस नेफ्रॉन लाइज इनसाइड द मेड्यूला। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के कुछ फीचर्स दिए हैं। नेफ्रॉन का जो लूप है वो शॉर्ट है, छोटा है। ग्लोमरुलस फर्दर फ्रॉम द कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला जंक्शन। ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला का जंक्शन होता है, इससे इनका ग्लोमरुलस काफी दूर है, ये कह रहे हैं। जबकि यहां पर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है उसका जो ग्लोमरुलस है वो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के इंटरफेस से पास होता है, थोड़ा नजदीक है, करीब है। The efferent arteriole supplies to the peritibular capillaries. On the other hand, the efferent arteriole supplies to the vasa recta. इस चीज को मैं आपको मेंशन कर चुका हूं। ये कॉर्टिकोमेड्यूलरी जंक्शन है, मैंने अभी बनाया था, बता दिया है। ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये भी आपको पता है। रीनल कॉर्पस्कल कंसिस्ट्स ऑफ ग्लोमरुलस एंड द ग्लोमरुलर कैप्सूल, जिसको कि आप बोमेंस कैप्सूल भी कहते हो। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल आप जानते ही हो। तो लमसम चीजें मैं आपको दिखाना ज्यादा चाह रहा हूं बजाय बताने के। ये परसेप्शन को इंप्रूव करने के लिए ये डायग्राम मैंने जानबूझ के आपके सामने रखा था, ताकि आपका जो परसेप्शन है वो थोड़ा इंप्रूव हो। अब आगे हम इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात करेंगे। देखिए, जक्स्ट्रा ग्लोमरुलर अपैरेटस कहां की बात हो रही है, किस हिस्से की, देख लीजिए आप। पहले इस डायग्राम को देखिए। ये ग्लोमरुलस है, ये कैप्सूल हो गया उसका, ये इफरेंट आर्टीरियोल है, ये एफरेंट आर्टीरियोल है। ये लेके आ रहा है, ये लेके जा रहा है। हम इस पर्टिकुलर हिस्से की बात करेंगे, उसी को यहां पर एनलार्ज किया है, इस पोर्शन को, जहां पे ये एफरेंट आर्टीरियोल, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, ये एफरेंट आर्टीरियोल है, और ये इनके बीच की सेल्स हैं जिनको कि एक्स्ट्रा ग्लोमरुलर मीजनग्लियल सेल्स का नाम दिया गया है। यही तीन मिलकर के जक्स्ट्रा ग्लोमरुलर अपैरेटस बनाएंगे। कौन कौन से तीन हैं? एफरेंट आर्टीरियोल नंबर 1, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये हो गया नंबर 2, एंड नंबर 3 द एक्स्ट्रा ग्लोमरुलर मीजनग्लियल सेल्स। ये तीन स्ट्रक्चर पहले दिमाग में बनाइए। सेल्स जो इनके अंदर की है वो तो मैं अभी आपको बता दूंगा, पहले दिमाग में ये बनाइए कि ये तीन चीजें हैं।
DCT, afferent arteriole and the mesenglial cells together make up the juxtaglomerular complex. अब इनके अंदर का स्ट्रक्चर बताता हूं. ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, इनकी वो सेल्स जो कि एफरेंट आर्टीरियोल्स को फेस करती हैं. Not all the cells of the distal convoluted tubule, but the cells which are facing the afferent arteriole, they have a dense cytoplasm which are known as macula densa cells of the ascending limb of the nephron loop. वही distal convoluted tubule है, ascend कर रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है. ठीक है, तो इसको आप DCT भी लिख सकते हैं. ये मैकुला डेंसा सेल्स, ये NaCl, ब्लड के अंदर जो NaCl होता है उसके प्रति सेंसिटिव होती हैं. दे आर सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इनसाइड द यूरिन. दे आर सेंसिटिव टू इट. मैकुला डेंसा सेल्स. वाइल, अब आप, ये तो भाई आर्टरी है, तो इसके अंदर तो स्मूथ मसल्स भी होंगी. भाई एफरेंट आर्टीरियोल है ना ये, तो इसके अंदर स्मूथ मसल्स नहीं होंगी. उन स्मूथ मसल्स में कुछ ग्रैन्युलर सेल्स पाए जाते हैं. ग्रैन्युलर सेल्स, इन्हें ही जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स भी कहते हो आप लोग, क्योंकि इनमें ग्रैन्यूल्स के रूप में प्रोरेनिन क्रिस्टल्स पाए जाते हैं इनके साइटोप्लाज्म में. जो स्मूथ मसल है उसमें ग्रैन्युलर सेल्स कहते हैं इनको. सी, ये इसका एंडोथीलियम हो गया, और ये वही सेल्स हैं जो कि मैकुला डेंसा को फेस कर रही हैं. ये तो these are known as granular cells. This they contain prorenin crystals. क्या कंटेन कर रही हैं? प्रोरेनिन क्रिस्टल्स, रेनिन क्रिस्टल्स कंटेन करती हैं ये. एंड दे हैव मैकेनोरिसेप्टर्स. ये जो एफरेंट आर्टीरियोल की सेल्स हैं, स्मूथ मसल्स की, इनमें मैकेनोरिसेप्टर्स हैं, बेसिकली बैरो रिसेप्टर्स हैं. दीज आर प्रेशर सेंसिटिव सेल्स, ब्लड प्रेशर को सेंसिटिव, ब्लड प्रेशर सेंसिटिव सेल्स. ये ग्रैन्युलर सेल्स, जेजी सेल्स. जरा सा ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है कि तुरंत प्रोरेनिन जो है वो ब्लड में आ जाता है. फिर वही शुरू हो जाएगा एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म. पहले 1 बनेगा, 1 से 2 बनेगा. पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है ना, पूरी बॉडी में वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, जनरलाइज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन. तो उसकी वजह से सारा जो फ्लूइड है कंजर्व हो जाएगा, तो बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है. अभी बताता हूं, ये भी बताऊंगा. तो ये 3 सेल्स हैं जो कि मिल करके जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस बनाती हैं. और ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मीसेंग्लियल सेल्स जो हैं, दीज सेल्स, ये जो अंदर की दी हैं, यानी इनको किताबें क्या क्या लिखती हैं, लेसिस सेल्स लिखती है ना. ये इन सेल्स के बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि गैप जंक्शंस. दीज ऑल सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद हेल्प ऑफ गैप जंक्शंस. इनका काम क्या होता है? यहां से इंफॉर्मेशन यहां पहुंचाना, यहां से इंफॉर्मेशन यहां पहुंचाना. ये इनका काम है, इन गैप जंक्शंस का. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस ग्रैन्युलर सेल से मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा से ग्रैन्युलर सेल, यही करती हैं. क्योंकि भाई सोडियम का रिटेंशन, ऑस्मोटिक प्रेशर का मेंटेनेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस का जो मेंटेनेंस है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आने वाला ब्लड जो है वो फ्लूइड वो कम तो नहीं हो गया है, और NaCl जो है वो कम तो नहीं हो गया है. भाई NaCl अगर बॉडी में कम हो गया तो एक्सेसिव मिक्टुरेशन की वजह से वैसे ही वॉल्यूम कम हो जाएगा. तो वॉल्यूम जैसे ही कम होगा बॉडी का, तो BP फॉल कर जाएगा. तो
तो बीपी फॉल कर जाएगा तो फिर एफरेंट आर्टेरियोल की ये जो ग्रैन्युलर सेल्स है ये रेनिन सिक्रीट करेंगी, जिसकी वजह से सोडियम रिटेंशन होने लगेगा। अदरवाइज भी ये एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कर देती हैं किडनी से कि जाओ भाई सोडियम रिटेंशन कराओ। पिट्यूटरी से एडीएच को रिलीज करा देती हैं। सारा फिनोमेना इसी इंटर कम्युनिकेशन का है। बाकी यहां पर आप और ध्यान से देखें तो पेराइटल सेल्स ऑफ द ग्लोमेरुलर कैप्सूल, दो ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो होता है बोमेंस कैप्सूल, उसकी दो लेयर होती हैं। तो ये पेराइटल लेयर है, ये बीच का कैप्सूलर स्पेस है। ये देखिए आगे इनका यूटिलाइजेशन है, ये सारे शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, तो इसीलिए मैं आपको इसके प्रति जागृत कर दे रहा हूं ताकि आप अछूते ना रहें जब हम बताएं। तो ये जो आउटलाइन किया है ऐसे ही तो पढ़ते हो आप। ये फूड प्रोसेसेस है, बताया था ना ऑक्टोपस जैसी पोडोसाइट्स के फूड प्रोसेसेस होते हैं जो कि एंडोथीलियम जो होती है उसको एंटैंगल करती है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का ल्यूमेन है, सेक्शन काट दिया है पूरा। ये एंडोथीलियल सेल्स ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और किस तरह से ये फूड प्रोसेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ये एंडोथीलियल सेल है और पोडोसाइट्स की सेल बॉडी जो विसरल लेयर है उसके जो फूड प्रोसेसेस हैं ये किस तरह से इस एंडोथीलियल लाइनिंग को घेरे हुए हैं, यही इसमें दिया हुआ है। ये रीनल कॉर्पस्कल हो गया, यानी बोमेंस कैप्सूल और टफ्ट ऑफ कैपिलरी टुगेदर इज गोइंग टू मेक रीनल कॉर्पस्कल। ठीक है। और जक्स्ट्रा मेडुलरी कॉम्प्लेक्स किन तीन चीजों का मिलकर बना हुआ है? ग्रैन्युलर एफरेंट आर्टेरियोल्स जिसके अंदर ये ग्रैन्युलर सेल्स प्रेजेंट है, ये एक ही बात हो गई। 1 मीसेनग्लियल सेल्स 2 एंड 3 इज डीसीटी। इन तीन चीजों का मिलकर के जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स बना होगा। क्लियर हुआ? देख लीजिए प्रॉक्सिमल टिब्यूल है, इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स पाई जा रही हैं विद अ लार्ज न्यूक्लियस एंड न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रियाज विद अ माइक्रोवेलाई, ऐसे माइक्रोवेलर अरेंजमेंट दोनों तरफ। क्लियर हो गया ये? चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिजियोलॉजी बताऊंगा। तो ये हो गई इसकी माइक्रो एनाटॉमी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक नेफ्रॉन। ठीक, थैंक यू वेरी मच।